चलिए पीरियडिक प्रॉपर्टीज। पीरियडिक प्रॉपर्टीज जैसे हम मैथ में फंक्शन पढ़ते हैं, पीरियडिक फंक्शन क्या मतलब होता है? पीरियडिक फंक्शन का जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस से सेम प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करने लगे। केमिस्ट्री में पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है? देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ए जो आपका एक ग्रुप है, इसको देखें, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे लिथियम है। लिथियम को अगर हम देखें तो लिथियम 3, यहाँ पर आपका है 1s2 और आपका 2s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फिर लिथियम से आगे हम चलेंगे, बेरिलियम मिलेगा, फिर इधर मिलेगा बोरोन, बोरोन के बाद आपको मिलेगा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियोन, और नियोन के बाद फिर जब आप आएंगे तो आप वापस किस पर आ जाएंगे सोडियम पर। सोडियम पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। दैट मीन्स जिस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिथियम का है, सेम उसी टाइप का सोडियम का है। लिथियम के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2s1 है और लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से एक तरीके से रिलीज़ कर देता है, तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। उसी तरीके से सेम सोडियम के पास भी 3s1 है, सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज़ कर देता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पीरियडिक टेबल में एक पर्टिकुलर पीरियड पूरा होने पर जो एलिमेंट नीचे इस तरीके से आता है वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के जैसी ही प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है पीरियडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, चलिए, इन पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in periodic table, elements are arranged in their electronic configuration so the properties which are directly or indirectly related to their electronic configuration and shows a regular pattern when we move from left to right in a period and from top to bottom in a group are called periodic properties. ठीक है, तो सबसे पहली पीरियडिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। पहली पीरियडिक प्रॉपर्टी हमारी है एटॉमिक रेडियस। एक एटम स्फेरिकल है, उसकी एटॉमिक रेडियस किसको माना गया होगा? जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो बोहर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तो श्रोडिंगर मॉडल ऑफ एटम है, जो कि शेल वगैरह की बजाय तो वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करता है, वो तो ऑर्बिटल की बात करता है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? दैट मीन्स आपको अगर एक एटम की रेडियस जाननी है तो आप कैसे मेज़र करेंगे? एक एटम फुटबॉल की तरह नहीं है कि एक उसका बिल्कुल सेंटर है, सेंटर के बाद फुटबॉल का एक एग्जैक्ट उसके पेरीमीटर के पास फुटबॉल यहाँ तक है। न्यूक्लियस से तो एक एटम में दो न्यूक्लियस का कैसे हो जाएगा? मतलब क्या कह रहे हो? मॉलिक्यूल बनेगा तो दो एटम ओवरलैप हो जाएंगे।
हाँ, फिर वो चीज़ है। ठीक है, चलिए देखिए, वहीं पर चल रहे हैं हम यहाँ पर। लिखिए, इफ़ एन एटम इज़ कंसिडर्ड एज स्फीयर, इफ़ एन एटम इज़ कंसिडर्ड एज स्फीयर, if an atom is considered as a sphere, then the distance from the center of nucleus, to the outermost shell containing electron is called atomic radius, तो डेफिनेशन तो यही दी गई है कि एटम के न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन हो वहाँ तक की रेडियस। अब यहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी है? डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक रेडियस। देखिए, मान लो हम यहाँ पर बनाते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये आपका जेड है। मान लो हाइड्रोजन एटम जिसमें कि 1s ऑर्बिटल है, उसी के लिए हम यहाँ पे बात करें, है ना। हाइड्रोजन एटम के पास 1s ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन एटम की हम रेडियस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई बोहर मॉडल की तरह शार्प, मतलब एक तरीके से रिंग नहीं है। श्रोडिंगर मॉडल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है, जिसे डॉट्स के थ्रू प्लॉट किया गया है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डॉट्स बना दे रहा हूँ, डॉट्स के थ्रू ये की प्लॉटिंग की गई है। ये प्लॉटिंग इस तरीके से की गई है। तो अब आप इसमें कैसे मेज़र करोगे कि कहाँ है, कि कहाँ से कहाँ तक नापना है? चलिए, सेंटर तो हम डिफाइन कर लेंगे। सेंटर तो वो है जहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ज़्यादा सबसे मैक्सिमम डेंसिटी मिल रही है, वो सेंटर है। लेकिन उसके बाहर आप कहाँ तक नापोगे उसको? उसके बाहर आप इसे कहाँ तक मेज़र करोगे? यहाँ से सेंटर हमने शुरू किया, अब इसे कहाँ तक मेज़र करोगे? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक हैं? लास्ट शेल तो है ही नहीं ना। लीस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है बताइए, बताओ। लीस्ट प्रोबेबिलिटी की उसने कोई वो थोड़ा दी कि यहाँ पर आकर लीस्ट है। और लीस्ट जब तुम बोल ही रहे हो तो लीस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आसमान में एक बादल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, उसी तरीके से आसमान में जो बादल है, बादल की क्या कोई एग्जैक्ट डायमेंशन होती है? बादल एक वाटर वेपर से बनी हुई चीज़ है। यहाँ पर वाटर वेपर की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, और कम और कम और कम। कहाँ तक मेज़र करोगे? किस पॉइंट पे तुम जाके फीते को करोगे, हाँ बस यहाँ पे ख़त्म है। इस टेबल की अगर तुम्हें डायमेंशन मेज़र करनी है, यहाँ से करके यहाँ पे, इसके बाद क्या ये टेबल एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, बस यहाँ तक इसकी डायमेंशन होगी। ये फिक्स्ड डायमेंशन वाली चीज़ें हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोई फिक्स्ड डायमेंशन वाली चीज़ ही नहीं है। तो आप कैसे मेज़र करोगे कि सेंटर से लेके कहाँ तक मुझे रोकना है? यहाँ तक भी मुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया, यहाँ पर भी कम हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, क्या? ये तो बहुत फजी चीज़ होगी ना। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है कि यहाँ पर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो कम होती, सेंटर से लेके कम होती चली जाएगी, लेकिन कहाँ पर जाकर वो ख़त्म होगी ऐसी कुछ लिमिट ही नहीं है। वो तो कहता है मैथमेटिकली कि एक अगर एटम है हाइड्रोजन का तो इन्फानाइट पे जाके वो ख़त्म होगी। तो क्या एक हाइड्रोजन एटम के रेडियस में 10 मीटर मान लूँ कि एक हाइड्रोजन एटम जो है इस बिल्डिंग के जितना बड़ा है? कैसे? फिर क्या माना है ना। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। लिखिए इसमें, द साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली। द साइज ऑफ एन एटम
कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड surrounding the atom does not have a sharp boundary, जिस भी ऑब्जेक्ट की शार्प बाउंड्री नहीं है आप उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन मेजर कर ही नहीं सकते, है ना। डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री, फुल स्टॉप। बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन does not become zero even at large distance, ठीक है। तो एक सिंगल एटम को अगर आप उसकी डायमेंशन मेजर करने की कोशिश करें, रेडियस, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो अब उसका क्या तरीका है ना। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो हमने कुछ 3 तरीके खोजे हैं टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहला तरीका यहाँ पर है कोवेलेंट रेडियस। दूसरा तरीका है मेटेलिक रेडियस। और तीसरा तरीका है वन डेर वाल रेडियस। हमने 3 तरीके निकाले हैं जिसके थ्रू एटम की रेडियस हम बता पाएंगे, है ना। पहले तरीके पे चलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का तरीका हमने उन एटम्स के लिए निकाला है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। देखिए जो अभी हमने ये बनाया था हाइड्रोजन एटम का, इसकी जो एक तरीके से ये आउटर रेंज कहाँ पर है, मतलब आउटर में जाकर वो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक शार्प बाउंड्री मिल रही है, वो तो डिफाइन नहीं है, लेकिन सेंटर डिफाइंड है, क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमम है ना। सेंटर हमारा डिफाइंड है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई 2 एटम मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बना रहे हो, जैसे कि H2, जैसे कि F2, मान लो F2 बन रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मान लो आपका F2 का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको एक इस तरीके से यहाँ पर एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी दिखेगी, है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी आपकी इस तरीके से कम हो रही है, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा, है ना। और उसी के साथ एक एटम आपको और दिखेगा, है ना। उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी यहाँ पर इस तरीके से कम हो रही है। अब इन दोनों की इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कम होती जा रही है, लेकिन शार्प बाउंड्री हमें नहीं मिल रही, लेकिन हम इनके सेंटर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमम डेंसिटी हमें मिल रही है। तो ये हमारा सेंटर एक डिफाइन हो गया, ये हमारा एक सेंटर डिफाइन हो गया। इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस मान लो d है, ये 2 एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है जिन्होंने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये वाला रीजन ओवरलैपिंग का रीजन होगा, है ना, ये वाला रीजन ओवरलैपिंग का रीजन होगा। तो 2 एटम जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस d। तो अगर मैं इस d को आधा कर दूं तो वो यहाँ पर बोलता कि ये यहाँ पर r कोवेलेंट है, तो r कोवेलेंट बोली जाएगी। 2 ऐसे एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान उन दोनों एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस उसका आधा बोला जाएगा एक एटम की कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एटम की आउटर बाउंड्री को मेज़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें यहाँ पर एटम के सेंटर की ज़रूरत पड़ी और सेंटर डिफाइन किया जा सकता है।
है ना। अगर आपके पास कोई इस तरीके से एक फजी पिक्चर है ना, अगर आपके पास कोई इस तरीके से एक फजी पिक्चर है जिसमें कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, और फिर ये आपका कम होता जा रहा है। कम जहाँ पर हो रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर है उसकी तो एक लिमिट है ना। ये कम होता जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ पर आकर ये जीरो होगा, कहाँ पर आकर ये जीरो होगा, लेकिन कहाँ पर ये मैक्सिमम ये तो आपको पता है ना। तो आप इसकी आउटर डायमेंशन में नहीं बता सकते, लेकिन आप इसका सेंटर तो बता सकते हो ना कि ये इसका सेंटर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो हमने इसी चीज़ की हेल्प ली है कि हम यहाँ पर जब ये दो एटम इस तरीके से बनाते हैं तो हमें इनका सेंटर पता है, बेशक हमें आउटर डायमेंशन नहीं पता, तो दोनों एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ले लो और उसका आधा कर दो, उसे बोला जाएगा कोवेलेंट रेडियस। लिखिए इसमें कोवेलेंट रेडियस में इट इज़ डिफाइंड एज, कोवेलेंट रेडियस में लिखिए इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 the distance, it is defined as 1/2 the distance between the nuclei, 1/2 the distance between the nuclei of two covalently bonded same atoms in a molecule, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें 4 अगर आप यहाँ पे देखो 4H2 मोलिक्यूल, अगर हम H2 मोलिक्यूल के लिए बनाते हैं तो ये जो D है वो 74 पिकोमीटर आती है। तो यहाँ पर R हाइड्रोजन कोवेलेंट ये आपकी हो जाएगी 74 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 37 पिकोमीटर, ठीक है। इसको बनाइए। अगले पे चलते हैं, मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट आपका है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस ये उन एटम की रेडियस के लिए है जो कोवेलेंटली बॉन्ड नहीं बना रहे, जो कि मेटल हैं, है ना। तो अगर आप किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो आपको इस तरीके से स्पेरिकल आपको इस तरीके से दिखेंगे। एटम जो है इस तरीके से
इस तरीके के स्पेरिकल उसमें दिखेंगे आपको, इस तरीके की लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। ये आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर जो ये दो लेयर हैं, ये एक लेयर है और यहाँ पर एक ये लेयर है, इन दोनों लेयर के जो बीच की डिस्टेंस अगर d है, इन दोनों लेयर इस तरीके से लेयर्स आपको दिखेंगी। दो लेयर के बीच की डिस्टेंस अगर d है तो यहाँ पर इस d/2, ये जो d/2 है ये r मेटेलिक बोली जाएगी, ये r मेटेलिक आपकी बोली जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें मैग्नीशियम के लिए, फॉर मैग्नीशियम मेटल के लिए अगर आप देखो तो जो D है वो यहाँ पे मिलती है 320 पिकोमीटर। तो R mg मेटेलिक ये आपकी कितनी हो जाएगी 320 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 160 पिकोमीटर। तो इस तरीके से जो भी मेटल्स हैं उनकी रेडियस मेटेलिक रेडियस की फॉर्म में बताई गई है। ठीक है, तो इसमें लिखिए पहले एक लाइन, फिर ये बनाइएगा। मेटेलिक रेडियस इज डिफाइंड एज, metallic radius is defined as, metallic radius is defined as 1/2 the internuclear distance, 1/2 the internuclear distance is defined as 1/2 the internuclear distance between two adjacent metal atoms layers in the metallic lattice, in the metallic lattice, in the metallic lattice। ठीक है, ये बनाइए। इन्हें थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे, टच करते हुए, थोड़ा से रह गए हैं, इन्हें ऐसे ही थोड़ा से टच करते हुए बनाइएगा। है ना, इस तरीके से। किसमें हाँ, तो ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जब आप कोवेलेंट की बात कर रहे थे तो दोनों एटम का कुछ पार्ट आपस में मर्ज हो गया ना, मर्ज हो गया, और यहाँ पर मर्ज नहीं हुआ है, यहाँ पर एक दूसरे से सटे हुए रखे हैं। तो एक ही एटम के लिए अगर हम देखेंगे तो कोवेलेंट और मेटेलिक सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि ये कोवेलेंट रेडियस है या मेटेलिक रेडियस है ना। इन जनरल मेटल्स के लिए मेटेलिक रेडियस वो बोलता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं सेम एटम, उनके लिए कोवेलेंट रेडियस बोलता है। नेक्स्ट है, थर्ड है वान डेर वाल रेडियस। नेक्स्ट लिखा है वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस वान डेर वाल रेडियस। अगर दो एटम ना तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ना वे मेटल हैं, जैसे कि नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, तो उनमें क्या करें? तुमने बोला है कि मान लो दो नियोन के एटम हैं, तो वे जितना मैक्सिमम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हमें दिखाई पड़ सकते हैं, है ना।
दो नियॉन के एटम बिना बॉन्ड बनाए, बिना कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, बिना मेटेलिक उसके एक मिनिमम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तो दिखाई हो सकते हैं ना। तो वो जो मिनिमम क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, उस मिनिमम क्लोज प्रॉक्सिमिटी के दौरान उन दोनों एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का आधा बोला जाएगा उस एटम की वैन डेर वाल रेडियस। ठीक है, मान लो दो एटम हैं, वे हमें इतने क्लोज केवल दिखाई पड़ते हैं। ये मैंने वैसे बाउंड्री बना दी वैसे, तो ये वैसे ये होगा नहीं, अगेन वही होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इतने क्लोज आपको दिखाई पड़ते हैं, इससे ज़्यादा वे क्लोज आपको नहीं दिखाई पड़ते। तो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मान लो ये d है, तो ये जो d/2 है ये बोला जाएगा r वैन डेर वाल। r वैन डेर वाल ये बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वे ना तो बॉन्ड बना रहे हैं ना वे मेटेलिक फॉर्म में है, तो फिर यही तरीका है कि दो एटम को देखो कि मिनिमम कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी मिलते हैं। जितनी क्लोज में मिलते हैं उससे पास अगर मिल ही नहीं रहे, तो जितनी क्लोज में मिलते हैं उनके बीच की डिस्टेंस का आधा हम बोल देंगे वैन डेर वाल रेडियस। ठीक है, इसमें लिखिए इट इज़ डिफाइंड एज one half the distance. It is defined as one half the distance between two nuclei of two non-bonded identical एटम्स है ना। तो देखिए फॉर नियॉन के लिए अगर हम देखते हैं तो D यहाँ पर मिलता है 320 पिकोमीटर। तो यहाँ पर R वैन डेर वाल फॉर नियॉन आपका हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 2, तो 160 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये इतना हो जाता है। बनाइए इसको। चलिए, तो अगर इन जनरल हम देखें तो इन तीनों रेडियस में सबसे बड़ी रेडियस कौन सी दिखाई पड़ेगी? वैन डेर वाल, क्योंकि इसमें दोनों एटम काफ़ी ठीक ठाक डिस्टेंस पर प्रेजेंट है पहले से ही। उसके बाद मेटेलिक, क्योंकि इनमें सटा के रखे हुए हैं, और कोवेलेंट उसमें तो कुछ पार्ट मर्ज ही हो गया है, तो न्यूक्लियस ज़्यादा पास आ गए हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा R वैन डेर वाल सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद R मेटेलिक और R कोवेलेंट। तो ये ऑर्डर आपको दिखाई पड़ेगा। वैन डेर वाल रेडियस आपको यूजुअल बड़ी दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि दो एटम दूर रहते हुए ही हमने उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मेजर करी है। चलिए, तो ये तो हमने जाना कि एटॉमिक रेडियस क्या है। अब हम एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखेंगे पीरियडिक टेबल में, कि पीरियड में आगे जाते हैं तो ये घटती हैं या बढ़ती हैं, ग्रुप में नीचे जाते हैं तो ये बढ़ती हैं या घटती हैं। तो यूजुअली जो ये ऑर्डर रहेगा, ये पीरियड में लेफ़्ट से राइट का रहेगा ट्रेंड। हालांकि पीरियड है, हम लेफ़्ट से राइट जाएँ, राइट से लेफ़्ट जाएँ, हमारी
फ्रीडम है, लेकिन यूजुअली लेफ़्ट से राइट पीरियड में लेफ़्ट से राइट की बात की जाएगी और ग्रुप में ऊपर से नीचे की बात की जाएगी, है ना। तो लिखिए इसमें वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियडिक टेबल। पहला हम देखेंगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। पीरियड में अगर हम देखें, है ना, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट, तो वो कहता है कि पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस आपकी घटती हुई मिलेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन अभी देखेंगे। पहले लिखिए, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, in a period, atomic radius decreases. ठीक है, तो रेफरेंस के लिए हमने पीरियड 2 और पीरियड 3 ले लिया है। पीरियड 2 आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका ये नियॉन। नेक्स्ट आपका ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 152, 152, 111, 88, 77, 70, 66, 64 और यहाँ पर है 160, 186, 160, 143, 117, 110, 104, 99 और आपका 191। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपकी कोवलेंट या मेटालिक रेडियस है। कोवलेंट या मेटालिक रेडियस है। और ये जो रेडियस है ये कौन सी है? ये वान डेर वाल रेडियस है। ये आपकी वान डेर वाल रेडियस है। ठीक है, तो वान डेर वाल रेडियस तो ऑब्वियसली बड़ी होंगी, इनका तो मेज़र करने का तरीका ही अलग है। अगर आप कोवलेंट या मेटालिक रेडियस को देखें, है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे जाने पे आपको ये घटता हुआ ट्रेंड आपको मिलता है। ठीक, अब ये घटता हुआ क्यों मिलता है? क्या होता होगा ऐसा? क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से रेडियस कहाँ पे डायरेक्ट लिंक कर रहे हो? हैं? हाँ, कुछ याद आ रहा पड़ा हुआ, लेकिन कुछ भी उल्ट कह रहे हो। सॉलिड बात बताओ ना, क्या है? एग्ज़ाम नहीं निकला, आज मैंने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, ये शर्ट मुझे अच्छा लक नहीं देती। नहीं, एग्ज़ाम की अच्छे तैयारी नहीं करी तो बात ख़त्म। ये है ना, एग्ज़ाम अच्छा इसलिए नहीं गया, शर्ट मैंने नहीं पहनी थी, आज मुझे थोड़ा सा मैं अच्छा से खाना नहीं खा के आया था। ये सब फालतू की बातें, इन सब की वजह से एग्ज़ाम ख़राब नहीं होगा। अच्छी तैयारी नहीं है इसलिए एग्ज़ाम ख़राब हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए, अगर मैं पीरियड 2 की बात करूँ तो पीरियड 2 है तो इसके पास 2 शेल होंगे, है ना। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s1 2 शेल है। इसका 1s2 2s2 2 शेल है। इसमें 1s2 2s2 2p1 2 शेल है। तो इन सबके पास 2 शेल हैं। ठीक है, इन सबके पास 3 शेल हैं। इनके पास 2 शेल हैं, लेकिन अगर आप लिथियम में देखो तो लिथियम के पास कितने प्रोटॉन हैं? 3 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। बेरिलियम के पास न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है। बोरोन के पास न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है। यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसको अलग
क्योंकि ये तो वन डबल रेडियस, हम यहाँ तक बात करेंगे। तो अगर आप पीरियड 2 की बात करें तो सबके पास 2 शेल हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन होते जाते हैं। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन हैं, बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन हैं, बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन हैं, तो उनमें प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की एबिलिटी बढ़ती नहीं जाएगी। तो लिथियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पुल कर सकता है बेरिलियम अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पुल कर सकता है बोरॉन, उससे ज़्यादा कार्बन। तो इस तरीके से जब न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता जाता है तो उसकी अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींचने की एबिलिटी बढ़ती जाती है, रेडियस घटती जाती है। ये लिखिए, हैं? बताओ। हाँ तो बढ़ने दो उसको। इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड सेल में ही ना, सेकंड से तीसरे में थोड़ा ना जंप करके, चौथे में थोड़ा ना जंप करके। लिखिए एक्सप्लेनेशन। as the number of shell are same, as the number of shell are same, while the nucleus is getting more and more proton, as we move from left to right in a period, comma, so the attraction of nucleus on outermost electron, on outermost electron increases. That's why the atomic radius decreases. ठीक है। और यहाँ पर नियोन आर्गन के लिए हम बात अलग इसलिए है क्योंकि इनकी हमने जो रेडियस मेजर करी है वो मेजर ही अलग वन डबल हमने की है। अगर इनकी भी कोवलेंट या मोटेलिक रेडियस होती तो ये हमें छोटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही होती। चलिए, तो सेकंड है अलोंग द ग्रुप, है ना। सेकंड आपका है अलोंग द ग्रुप। नेक्स्ट है अलोंग द ग्रुप। वो कहता है कि ग्रुप में जब आप नीचे जाएंगे, लिथियम से नीचे सोडियम से नीचे पोटेशियम, तो रेडियस क्या मिलेगी आपको? आपके हिसाब से क्या मिलेगी, बढ़ती हुई या घटती हुई? बढ़ती हुई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं, पोटेशियम में 4 शेल हैं, तो नंबर ऑफ शेल एक साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो रेडियस ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। तो लिखिए डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज
डाउन द ग्रुप number of shell increases, so the atomic radius increases. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम देखें साथ में नंबर ऑफ शेल, तो यहाँ पर आपकी है 152, यहाँ पर है 186, यहाँ पर आपकी है 231, 244 और यहाँ पर 265। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिथियम के पास 2 शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है, पोटेशियम के पास 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं तो उस शेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और ज़्यादा दूर बैठा हुआ है, तो रेडियस आपको ज़्यादा मिलेगी। ये बनाइए। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड है आयोनिक रेडियस। नेक्स्ट आपका है, ये लिख लिया, हो गया। चलिए अगले उस पर चलते हैं, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, सोडियम है, सोडियम एक एटम है, सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। क्लोरीन एक एटम है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। तो हमें वही बात करनी है कि कैटायन की रेडियस, एनायन की रेडियस, है ना। यूजली इनको कंपेयर किया जाता है अपने पेरेंट एटम से। जैसे सोडियम प्लस को हम कंपेयर करेंगे सोडियम से कि सोडियम की इतनी थी तो सोडियम प्लस की कितनी है ना। मैग्नीशियम की इतनी थी तो मैग्नीशियम 2 प्लस की कितनी है। उसी तरीके से एनायन को कंपेयर करेंगे उनके एटम से, क्लोरीन कितनी है तो क्लोराइड आयन की कितनी है ना। तो लिखिए आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ, आयनिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम्स आयन, an atom's ion in ionic crystal structure. In ionic crystal structure, ionic crystal structure, है ना। जैसे मान लो हमें NaCl की आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, Na प्लस की आयनिक रेडियस की बात करनी है, तो Na प्लस को आप कैसे मेज़र करेंगे। Na प्लस को या तो आप गैसीय स्टेट में मेज़र कर सकते हैं, या फिर NaCl ने क्रिस्टल बनाया हुआ है, उस क्रिस्टल के अंदर आप Na प्लस की रेडियस मेज़र कर सकते हैं। तो जो ये आयनिक रेडियस हैं, ये आयनिक कंपाउंड ने जो क्रिस्टल बनाया है वहाँ पर जो रेडियस है उससे मेज़र करता है ना। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रेडियस ऑफ कैटायन की, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन की बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे Na प्लस की और इसको कंपेयर करेंगे Na की एटॉमिक रेडियस से, तो आपको क्या लगता है Na प्लस की जो आयनिक रेडियस है वो Na की एटॉमिक रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी या सेम होगी? छोटी होगी। क्यों छोटी होगी? हाँ, इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतने के उतने ही हैं, ठीक है। तो लिखिए इसमें रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर
always smaller than that of its parent atom, than that of its parent atom. Than that of its parent atom. ये देखिए, ये इनकी एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की। और जो हमने इनके कैटायन बनाए हैं Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, तो इनकी आयनिक रेडियस देखिए कितनी है, 76 पिकोमीटर, 102 पिकोमीटर, 138 पिकोमीटर, 152 और 167। 167 ठीक है। यहाँ पर देखिए, कैटायन की जो रेडियस है वो अपने पेरेंट एटम से ठीक ठाक छोटी हो सकती हैं। छोटी तो ऑलवेज ही होंगी, हमेशा छोटी होंगी। कई बार काफ़ी ज़्यादा अंतर भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दो फैक्टर काम करते हैं मेनली। एक तो ये कि जब वे इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन रहता है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या है, रिपल्सन है ना। रिपल्सन होने की वजह से वे दूर दूर बैठे हैं। अब वे चाहते, अगर न्यूक्लियस ना होता तो वे तो आपस में एक तरीके से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बैठना चाहते। अगर वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे बैठना चाहते हैं, इनफाइनाइट, रिपल्सन है। लेकिन अंदर न्यूक्लियस बैठा है तो फिर न्यूक्लियस उनको थोड़े पकड़ के रखता है, ठीक है, तो वे थोड़े से क्लोज बैठे रहते हैं, ठीक। अगर वहाँ पर मान लो सोडियम की मैं बात करूँ, सोडियम में यहाँ पर अभी अगर सोडियम एटम है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है जिनमें आपस में रिपल्सन है। रिपल्सन करने वाली चीज़ में से अगर एक चीज़ आप निकाल दो, 10 हो जाए तो उनका रिपल्सन अब कम हो जाएगा। तो जहाँ पर पहले 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठाना पड़ रहा था, अब वहीं पे 11 प्रोटॉन को अब 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठाना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस है कि न्यूक्लियस उन्हें ज़्यादा स्ट्रांगली पुल कर पाएगा। सपोज करिए कि 10 से 8 हो जाएं या 7 हो जाएं या 6 हो जाएं, तो अब 11 प्रोटॉन उन 5 या 6 को पकड़ के बैठा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उनको ज़्यादा क्लोजली रख पाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है अगर वो कम हो जाता है तो न्यूक्लियस उनको ज़्यादा स्ट्रांगली अंदर खींच लेता है। तो इन्होंने लिथियम में देखें तो लिथियम से लिथियम प्लस बनने पे लिथियम के न्यूक्लियस ने उसको ज़्यादा स्ट्रांगली अंदर खींच लिया। सोडियम से सोडियम प्लस बनने पे सोडियम के न्यूक्लियस ने उसको ज़्यादा अंदर खींच लिया। एक तो मेन कारण है ये, है ना। एक कई बार जब रेडियस बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आती है, जैसे कि इनमें नज़र आ रही है, इनमें लगभग आधी हो गई है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि एक इलेक्ट्रॉन जाने से या 2 इलेक्ट्रॉन जाने से सीधा शेल ही कम हो जाना। लिथियम के पास है 1s2 2s1, 2 शेल है। लिथियम प्लस के पास क्या है 1s2, दूसरा शेल ही गायब हो गया। तो शेल ही पूरा गायब हो गया, तो दोनों फैक्टर पे एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है और दूसरा शेल ही कम हो गया। तो रेडियस कई बार आपको इस तरीके से आधी भी, एक तरीके से लगभग आधी दिख रही है, इतनी आपको दिख सकती है। तो कैटायन की रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से छोटी होगी, कई बार वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो सकती है अगर शेल ही एक साथ आपका कम हो जा रहा है। ठीक है, ये लिखिए
इसमें लिखिए एक्सप्लेनेशन। In a cation, electron repulsion decreases. In a cation, electron repulsion decreases. In a cation, electron repulsion decreases. So now the nucleus can hold the electrons more firmly. So the radius decreases. ठीक है। और अगेन रेडियस आपको काफ़ी कम दिखती है तो इसका मतलब शेल भी वहाँ पे कम हो गया, तो रेडियस आपको काफ़ी कम दिख सकती है ना। चलिए अब आगे देखें। नेक्स्ट लिखिए रेडियस ऑफ एनायन। नेक्स्ट लिखिए रेडियस ऑफ एनायन। Cl है, एक एटम है, आपने Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो एनायन बन गया। तो एनायन बनने पर अब क्या हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन था जो पहले था, अब वो रिपल्सन और ज़्यादा बढ़ गया, है ना। मान लो एक क्लोरीन में अगर हम माने, है ना, मान लो एक आदमी है जिसके कितने होते हैं क्लोरीन में, 17 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक आदमी है, एक बाप है जिसके 17 बच्चे हैं, सब नालायक हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। उन्होंने अपने एक आवारा दोस्त को और बुला लिया, तो और झगड़ा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का मतलब झगड़ने वाले 17 बेटे, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और बुला लें, मतलब एक अपने आवारा लड़ाई झगड़े वाले दोस्त को और बुला लें, तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो अब वो जो बाप है उसका कंट्रोल अपने उन बेटों पर और कम हो जाएगा, तो वे और दूर दूर तक जाएंगे। तो एक और इलेक्ट्रॉन आने से या दो और इलेक्ट्रॉन आने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियस अब और उनको थोड़ा और वीकली उनको खींच पाता है, क्योंकि उन्होंने अपना रिपल्सन बढ़ा लिया है, इसलिए रेडियस आपकी बड़ी हो जाएगी। तो एनायन की रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से क्या नज़र आएगी आपको? बड़ी नज़र आएगी। तो लिखिए रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर। रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर than that of its parent atom. Than that of its parent atom. Than that of its parent atom. जैसे यहाँ पे देखें फ्लोरीन की जो रेडियस है वो 72 पिकोमीटर है, यहाँ पर 99 पिकोमीटर है, 114 और 133। यहाँ पर हो जाती है 133, 181, 196 और आपका 220, ये इतनी हो जाती है। एक्सप्लेनेशन लिखिए। इन एन एनायन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस। In an anion, electron repulsion increases. So now the nucleus have weaker hold. So now the nucleus have weaker hold
on electrons, so the atomic radius increases. So the atomic radius increases. The atomic radius increases. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाले पॉइंट हमें लिखने हैं। पहला देखिए, R for M, कोई भी एक एटम M है, इससे छोटी रेडियस होगी किसकी? R ऑफ M प्लस की, और उससे छोटी रेडियस होगी R ऑफ M2 प्लस की। ठीक है, वही देखिए R ऑफ M, इससे बड़ी रेडियस होगी किसकी? R ऑफ M माइनस की, उससे बड़ी रेडियस होगी R ऑफ M2 माइनस की। ठीक है, ये एटम है, एटम से कैटायन बना जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन गया, रेडियस छोटी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा और छोटी हो जाएगी। ये एटम है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए रेडियस बड़ी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो रेडियस और बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? और मैग्नीशियम 2 प्लस के पास 10। तो R ऑफ Mg2 प्लस, इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। R ऑफ Na प्लस के पास भी कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। R ऑफ आप यहाँ पर F माइनस, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। R ऑफ O2 माइनस, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबके पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन वाला फैक्टर सब सेम है। इसके पास कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में? 12। इसके पास 9, इसके पास 8। तो जिसके न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींच कर रखेगा, तो आपको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, 4 RF माइनस से बड़ी रेडियस होती है RCl माइनस, इससे बड़ी रेडियस होती है आपकी RBr माइनस, और उससे बड़ी रेडियस होती है आपकी RH माइनस, और उससे बड़ी होती है आपकी RI माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम छोटा एटम है, आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन H माइनस छोटा नहीं है, H माइनस काफ़ी बड़ा एटम है, बड़ा आयन है। क्यों? H के पास केवल न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एक एटम बन गया। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो एक न्यूक्लियस जिसमें केवल एक प्रोटॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को कितना पकड़ कर रखेगा? तो फाइनल जो रेडियस का ऑर्डर है वो ये बन जाता है। दैट मीन्स आपको अगर ये पहले से पता है तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक, अदरवाइज आप कोई लॉजिक कुछ नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से 2 ऑर्डर और हैं, वे भी आप थोड़े से याद रखें या एक बार देखे हुए होने चाहिए। RMg2 प्लस 66 पिकोमीटर इसकी रेडियस है, इससे बड़ी रेडियस होती है RLi प्लस की 76 पिकोमीटर, इससे बड़ी रेडियस होती है RNa प्लस की 102 पिकोमीटर। यहाँ पर भी देखिए, अगर ये आपको डाटा याद ना हो RLi प्लस, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? RLi प्लस एक शेल है, Mg2 प्लस 2 शेल हैं, तो ऑब्वियसली कि 2 शेल हैं तो रेडियस बड़ी होनी चाहिए। Mg2 प्लस में कितने शेल हैं? 2, तीसरा तो चलेगा ना। तो Mg2 प्लस में 2 शेल हैं, लिथियम प्लस में 1 शेल है, तो आप कितना ही लॉजिक लगाएंगे तो आप ये मानेंगे कि मैग्नीशियम 2 प्लस की रेडियस लिथियम प्लस से तो बड़ी होगी क्योंकि 2 शेल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। 2 शेल हैं लेकिन न्यूक्लियस में इसके में बहुत दम है, न्यूक्लियस में बहुत प्रोटॉन है, तो वे रेडियस को खींच के इतना ले आते हैं। लिथियम प्लस में बेशक 1 शेल है लेकिन उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन बैठे हैं, वो नहीं ला पाते, तो रेडियस का ऑर्डर ये बन जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक ऑर्डर और है ना, तो ये वो कई बार दे देता है, दैट मीन्स ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आपको पता हो RBa2 प्लस से बड़ा है RK प्लस। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्डर हैं, ये कुछ आपको पता होने चाहिए जब आप एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इन सब के क्वेश्चंस कर रहे हो। ये लिखिए।
कौन सा? आप लिखिए, आप F माइनस Cl माइनस Br माइनस H माइनस I माइनस की एक रेडियस का एक ऑर्डर लिखिए। इसे बना मान लें कि अभी आपने पढ़ा ही नहीं, आप एक ऑर्डर लिखिए। देखो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस और H माइनस, इनका एक रेडियस का बढ़ता हुआ क्रम लिखो। हैं फ्लोरीन से बढ़ा क्या? फ्लोरीन F माइनस से बढ़ा क्या? बोलो ना। उससे बड़ा क्या? उससे बड़ा। और H माइनस को कहाँ रखना चाहोगे? H माइनस को सबसे पहले रखना चाहोगे ना, मतलब कि F माइनस से भी पहले H माइनस को रखना चाहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा था कि उसके पास एक शेल होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो और आ गया, तो H माइनस सबसे पहले। दैट मीन्स अगर ये ऑर्डर आपको नहीं पता तो 100 में से 99 बच्चे इसको यहीं रखेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है, लॉजिकली तो यही बात होती है। लेकिन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में इतना दम है ही नहीं कि आने वाले एक इलेक्ट्रॉन उसमें पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब जो रिपल्सन हो रहा है इतना ज़्यादा उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसको कंट्रोल कर सके। अगर एक जेल है, जेल में सारे कैदी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अगर एक जेल में 100 पुलिसकर्मी रहते हैं तब जाके वे कंट्रोल में रहते हैं, 100 पुलिसकर्मी और वहाँ पे 500-600 कैदी कंट्रोल में रहते हैं। अगर किसी वजह से एक ही पुलिसकर्मी हो किसी दिन और उन्हें पता चल जाए कि आज एक ही पुलिस वाला है पूरी जेल में, तो तुम्हें लग रहा है कि वे कैदी वहाँ रुकेंगे? वे उसी दिन सारी जेल साफ मिलेगी। एक पुलिस वाला में क्या कर लेगा? एक पुलिसकर्मी चाहे उसके पास गन हो, कुछ हो, ईंट पत्थर तो वे भी मार सकते हैं, दीवारें हैं, ईंट है, कुछ तो होगा ही ना। रुक रहे हैं वे? नहीं रुकने के। हाइड्रोजन एटम के अंदर भी ऐसा ही है। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही प्रोटॉन बैठा है। अब एक प्रोटॉन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कितना संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा, है ना। तो उसकी वजह से H में एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता उनमें इतना रिपल्सन बढ़ता है कि वो कंट्रोल कर ही नहीं पाता, रेडियस बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए H माइनस की रेडियस इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी होकर यहाँ मिलती है। तो ये आपको पहले से अगर नहीं पता है तो आप इसे पेपर में अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने इसलिए लिखाया है कि ये आप एक बार देखा हुआ हो तो आपको याद आ जाएगा, और नहीं देखा है तो आप लॉजिकली दिमाग लगाओगे, फिर से पीछे ही बनाओगे। तो इसलिए मैंने बनाया। सेम चीज़ इसमें कि भाई अगर आपको लिथियम प्लस और Mg2+ की रेडियस में कंपेयर की जाए तो आप क्या सोचोगे? लिथियम प्लस में एक शेल है और Mg2+ में 2 शेल है, तो ऑब्वियस है कि 2 शेल वाला बड़ा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 शेल हैं लेकिन इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन हैं और वे इतना खींच लेते हैं कि उसकी रेडियस आ जाती है 66 पिकोमीटर पे और इसकी 76 पे। तो ये पहले से ही डाटा है, आपको पता हो तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ क्वेश्चन। ये वाला, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए बनाया कि भाई ये इससे बड़ा रहता है, लेकिन इन 3 में वो जनरली पूछता तो ये ऑर्डर आता है। आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दो, इन दोनों में कर लो। थर्ड प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज तो पता है, मैग्नीशियम में कितना न्यूक्लियर चार्ज है? 12 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज है, तो वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि क्या 12 के 12 प्रोटॉन अपना असर बाहर के इलेक्ट्रॉन पर दिखा पा रहे हैं, उसकी बात। स्क्रीनिंग इफेक्ट वही कि कितना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे। एक ब्लैक बॉक्स है ना, ब्लैक बॉक्स। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर 4 प्रोटॉन है ना। ब्लैक बॉक्स के अंदर 4 प्रोटॉन है। ब्लैक बॉक्स मतलब उसके अंदर क्या है हम नहीं बताना चाह रहे, पर हमने बता दिया है कि 4 प्रोटॉन है। बाहर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन का पुल फील करेगा? 4।
तो अट्रैक्शन ड्यू टू 4 प्रोटॉन, अट्रैक्शन ड्यू टू, शब्दों की भी यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ 4 प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन फील करेगा जैसे उसे 4 प्रोटॉन खींच रहे हैं, है ना। अब ये दूसरा सिनेरियो, ये ब्लैक बॉक्स, इसके अंदर 4 प्रोटॉन हैं, 4 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वापस से इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील करेगा? 3। अट्रैक्शन ऑफ 3 प्रोटॉन ये फील करेगा, लेकिन बैठे तो वहाँ पे 4 ही थे, तो हैं हाँ, एक इलेक्ट्रॉन भी बैठा है उस डिब्बे में, एक इलेक्ट्रॉन भी डाल दिया है, 4 प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी डाल दिया, लेकिन बैठे तो 4 प्रोटॉन है ना, तो 4 का फील क्यों होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा? एक का कैंसिल कर दिया, हाँ वही है। तो अगर मैं कहूँ कि सेकंड सिनेरियो में कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ब्लैक बॉक्स के अंदर? 3 का, है ना, क्योंकि उसी ब्लैक बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी बैठा है और वो इलेक्ट्रॉन लगाता है रिपल्सन बाहर के सिस्टम पर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें 4 का नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र आ रहा है 3 का, है ना। अब चलिए अब बात करते हैं, ये आपका सोडियम एटम है, हम यहाँ पर बना रहे हैं सोडियम एटम। तो सोडियम एटम में एक न्यूक्लियस है जिसमें आपके 11 प्रोटॉन बैठे हैं, न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन की हमें कुछ वो नहीं है, न्यूट्रॉन से कुछ हो नहीं रहा है ना। फिर इसके अंदर एक शेल है, अंदर पहले वाला शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। फिर उससे बाहर वाला शेल है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। और उससे बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है, विल दिस इलेक्ट्रॉन फील अट्रैक्शन फोर्स ऑफ 11 प्रोटॉन? ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बैठा है, सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन सबसे आउटरमोस्ट शेल में जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ऐसे बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। ये जो बाहर वाले इसमें जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, क्या ये 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील कर रहा होगा? नहीं। तो 11 तो यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, 11 तो न्यूक्लियर चार्ज है। मान लो कि ये फील कर रहा है, कुछ तो होगा ना। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो बैठे हैं नहीं, यहाँ पर तो ये इसी डिब्बे में बैठा था, तो आपने एग्जैक्ट 4 से कर दिया 3। अगर ये अंदर जो बैठे हुए 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस में डाल दूँ तो इफेक्टिव कितना चार्ज बन जाएगा? 1 प्रोटॉन का। लेकिन ये न्यूक्लियस में तो बैठे हैं नहीं, तो एग्जैक्ट तो कैंसिलेशन का केस बनेगा नहीं। जो देखो यहाँ होंगे वे रिपल्सन ज़्यादा लगा रहे होंगे, जो यहाँ होंगे वे कम रिपल्सन लगा रहे होंगे। बहुत सारी गणित है यहाँ पे तो। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन का पुलिंग फोर्स फील नहीं कर रहा होगा, कम का कर रहा होगा। मान लो 8 का कर रहा है ना। तो 8 प्रोटॉन का अगर अट्रैक्शन फील कर रहा है तो 8 क्या बोला जाएगा? 8 अब यहाँ पे बोला जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। 11 था और अब ये फील कर रहा है 8 का। डिफरेंस कितने का आ गया? 3 का। इसका मतलब अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन, अंदर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, 3 प्रोटॉन का चार्ज को शील्ड कर दे रहे हैं, ऐसा माया देंगे। तो ये होता है शील्डिंग इफेक्ट, है ना। 11 था न्यूक्लियर चार्ज, 3 प्रोटॉन का चार्ज लगभग शील्ड हो गया, बाहर इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा,
जैसे यहाँ पे एक का नहीं दिखा पा रहा था, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, और टोटल आपका 11 - 3 = 8, जो 8 आ रहा है वो अब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये कहानी होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट की, है ना। ये बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस है वो तो क्या लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, तो एरो की डायरेक्शन ये। लेकिन जो इनर शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है वे इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ये इस तरीके से क्या लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो नेट अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है ना। और उस नेट अट्रैक्शन जो कम हो गया है, जो नेट अट्रैक्शन कम हुआ है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। और टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। जैसे मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स लगा दे रहे हैं और 11 प्रोटॉन अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, तो 11 - 3 8 आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये आपका होता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग या इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जेड स्टार से, जेड स्टार = जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, ये इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर जो हमारे काम की है, द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आगे हमारे उसमें यूज होगा। जो s ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं, है ना। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं। p ऑर्बिटल एलोंगेटेड हो जाते हैं, है ना। एलोंगेटेड हो गए हैं तो अब उनका इलेक्ट्रॉन दूर है तो न्यूक्लियस के चार्ज को उतना अच्छे से सील्ड नहीं कर पाएगा। p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल और ज़्यादा एलोंगेटेड है, f ऑर्बिटल और ज़्यादा एलोंगेटेड है ना। तो s ऑर्बिटल जो आपके हैं
s ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका p ऑर्बिटल्स का, उसके बाद आपका d ऑर्बिटल्स का, और सबसे कम होता है f ऑर्बिटल्स का। तो जो तुम कह रहे थे कि उनका शील्डिंग इफेक्ट कम है, वो सब ये कहानी थी जो कहीं से डिस्कनेक्ट, मतलब इधर से उधर कनेक्ट होकर कुछ याद आ जा रही थी, है ना। तो ये जो ऑर्डर है ये हमें आगे काम आएगा जब हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वे न्यूक्लियस को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली शील्ड करते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को सबसे स्ट्रांगली शील्ड करते हैं, है ना। p ऑर्बिटल उससे कम करते हैं, d ऑर्बिटल उससे और कम करते हैं, f ऑर्बिटल और कम करते हैं न्यूक्लियस के चार्ज को। ठीक है, तो ये कहानी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट की, उसको लिख लीजिए।